हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। और आज हम लोग करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं धातु और अधातु। ठीक है, ये चैप्टर करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग चोपड़ा, अमन, कृतिका, जायसवाल, सौरभ, पाशा, हर्ष, संजना, प्राची, सबा, चौस, मिली, यूपेन, प्रियांशु, अनुश्री, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु व अधातु। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, अलॉयज़ भी पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या क्या करने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड अलॉयज़ में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनके बीच में जो क्लासिफिकेशन है, जो डिफरेंसेस है वो पढ़ेंगे। डिफरेंट तरह के जो अलॉयज़ हैं वो पढ़ेंगे, इनके जो रिफाइनिंग होती है उसको पढ़ेंगे, कोरोजन को पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारे चैप्टर्स आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, इसी वजह से मिस नहीं करना किसी को। तो आज हम लोग करने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और कल इसी टाइम आपको पता होना चाहिए कि होगा बायोलॉजी का वन शॉट। ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन होगा, जिस तरह से हम लोगों ने ज्योग्राफी, पॉलिटी का रिवीजन कर चुके हैं थ्रू वन शॉट वीडियो। बायोलॉजी का कल रहने वाला है स्टार्टिंग एट 9 AM, सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। और फिर संडे को आपका इकोनॉमिक्स का वन शॉट रहेगा। ठीक है, और कल आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास में कल भी ब्रेक रहेगा, बिकॉज कल भी हम लोग का वन शॉट लेक्चर है। और क्योंकि कल जो एक और एग्ज़ाम उसके लिए मैं पढ़ाता हूँ, तो उसका भी कल एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पर रिव्यू वगैरह कराना रहेगा, तो इस वजह से कल आप लोगों का ब्रेक रहेगा। ठीक है, तो हम लोग के चैप्टर्स क्या हो चुके हैं केमिस्ट्री में, मैटर, एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, और ये हम लोग थर्ड चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। अगला चैप्टर होगा हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स मतलब धातु, नॉन मेटल्स मतलब अधातु। सबसे पहले उनकी भौतिक अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, उनके फिजिकल स्टेट के बारे में। यहाँ पे भौतिक अवस्था, उनके फिजिकल स्टेट के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उनकी फिजिकल स्टेट कैसे क्या होती है। ठीक है, तो मेटल्स जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसेस स्टेट। एक्सेप्शन है यहाँ पे मरकरी एंड एक्सेप्शन है यहाँ पे ब्रोमीन। यानी कि पहली बात तो ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस तो नहीं हम बोलेंगे ये एग्जैक्टली, बिकॉज सॉलिड स्टेट में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, ये है कि कुछ मेटल्स हैं जो आपके, या फिर एक ही एक्सेप्शन है जो कि रूम टेम्परेचर पे मरकरी, इसको बोलते हैं हिंदी में पारा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मरकरी, ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे। इसी तरह ब्रोमीन हमारा एक ये एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, आई अगेन रिपीट, मेटल्स नॉन मेटल्स सारे सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन अपवाद है यहाँ पे, मेटल्स में मरकरी और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन। ये मैं रूम टेम्परेचर पे बोल रहा हूँ। लेकिन अगर जैसे बोलते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि अगर इनमें से किस मेटल को हाथ में या थैली में रखा जाए तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये मेटल्स हमारे गैलियम एंड सीजियम। क्यों मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं? बिकॉज इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो इनका बोल सकते हैं गलनांक होता है, वो बेहद कम होता है। तो भले रूम टेम्परेचर पे, तो ये रूम टेम्परेचर वही हम कंसिडर कर रहे हैं कि अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, तो उसमें ये मेल्ट नहीं करेंगे, उसमें लिक्विड नहीं होंगे। लेकिन जैसे आप हथेली पे रखोगे या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो धीरे धीरे ये भी अपना मेल्टिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे और ये भी मेल्ट होने लगेंगे, भले ये मेटल हैं फिर भी। तो ये हमारे एक्सेप्शन। देखिए, केमिस्ट्री में इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री में ये आपको अपवाद देखने को मिलेंगे। वैसे तो हम बायोलॉजी में भी देख चुके हैं, अगर आपको पता हो, जब हम लोग हार्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो भी हमारी आर्टरी होती है ना, जो भी हमारी क्या धमनी बोलते हैं ना हिंदी में उसको, तो जो भी आर्टरी होती है वो प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जरा कॉमेंट में बताइए उसका नाम क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं लश्यर। लश्यर क्या होती है? इसको बोलते हैं चमकीलापन। ठीक है, चमकीलापन इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि कोई जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं उनका शाइनिंग सरफेस होता है, वो चमकते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता, दे लैक लश्यर।
यानी उनमें चमक नहीं होती है। एक्सेप्शन अगर यहाँ बात करें, मेटल सारे चमकते हैं, लेकिन लेड जो है, जिसको सीसा बोलते हैं हिंदी में, सीसा ये चमकता नहीं है, इट हैज़ डल अपीयरेंस। उसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं लैक लस्टर, यानी कि ये शाइनिंग इनका सरफेस नहीं होता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट ये 3 ऐसे नॉन मेटल्स हैं, 3 ऐसे अधातु हैं जो कि अधातु होने के बावजूद भी चमक रखते हैं ये। ठीक। हार्डनेस की अगर बात करें, कठोरता की, तो मेटल्स आर हार्ड इन नेचर और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं इन नेचर एज कंपेयर टू मेटल्स। एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, मरकरी, गैलियम एंड जिंक। कैसे? हमने अभी देखा कि जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है, तो भाई ये तो पानी है, मतलब एकदम मतलब लिक्विड है ना कि पानी, तो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है, तो ऑब्वियस सी बात है हार्ड तो होगा नहीं। अभी हमने पढ़ा गैलियम, सीजियम, इनको हथेली में रखने में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी हार्ड नहीं होंगे, ये भी ये सख्त लौंडे नहीं हम बोल सकते हैं। ठीक है। और रुबीडियम, ठीक है, रुबीडियम सीजियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, गैलियम, सीजियम और रुबीडियम भी, ये भी आपका सख्त नहीं है। और सोडियम, पोटेशियम है, इतने सॉफ्ट होते हैं, मतलब इतने तो सॉफ्ट नहीं होते रुबीडियम, सीजियम जितने, लेकिन ये कि हाँ नाइफ से कट हो जाते हैं, चाकू से कट हो जाते हैं, तो फिर हार्ड कहाँ से हुए। और जिंक भी हमारा इतना हार्ड नहीं होता है। जिंक हमारा ब्लूइश वाइट करके, मतलब ब्लूइश वाइट मेटल होता है, अगर आपने कभी देखा हो, और ये भी उतना हार्ड होता नहीं है। सॉफ्ट मेटल्स कट बाई नाइफ, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट एक्सेप्शन यहाँ पे डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि भले नॉन मेटल्स उतने हार्ड नहीं होते, लेकिन जो हीरा होता है इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अगले पे आते हैं, दैट इज मैलिएबिलिटी। इसको हम बोल सकते हैं लचीलापन। ठीक है, इसको बोल सकते हैं लचीलापन। तो मेटल्स जो होते हैं हमारे धातु, वो लचीले होते हैं, मैलिएबल होते हैं, दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। ये क्या है हमारा? ये गोल्ड है, सोना है, और ये क्या है? सिल्वर यानी कि चांदी है। एंड सिल्वर इज द हाईएस्ट, इज द मेटल विद द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कौन? जो हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है। वैसे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, वैसे तो पीरियोडिक टेबल हमारी गवर्नमेंट ने, एनसीईआरटी ने हटा दिया है क्लास 10 से, जो कि क्लास 10th में पहले होता था, बट हम लोग पढ़ेंगे उसको बिकॉज एसएससी उससे क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ पे हम देखेंगे, जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे, कि इस तरह की हमारी कुछ पीरियोडिक टेबल होती है, और ज़्यादातर जो हमें मेटल्स मिलते हैं, धातुएं मिलती हैं, वो लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मिलती हैं। राइट साइड में हमें ज़्यादातर नॉन मेटल्स मिलते हैं, अधातुएं मिलती हैं। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी रखने वाला मेटल है हमारा सिल्वर। आई अगेन रिपीट, कंडक्टिविटी का मतलब होता है सुचालकता, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। तो मैलिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मैलिबिलिटी आपसे प्रॉपर्टी पूछ लेता है, इस तरह से पूछा भी था CHSL में। उसने मैलिबिलिटी लिखा, डक्टिलिटी लिखा, और उन दोनों को क्रॉस करवा दिया, मतलब मैलिबिलिटी में ये डेफिनेशन लिख दी, डक्टिलिटी में ये डेफिनेशन लिख दी, उल्टा कर दिया उसने। तो मैलिएबल का मतलब होता है कि पीट पीट के थिन शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा है लोहार वगैरह जो हमारे होते हैं, लोहार लोग, तो वो लोहे को एकदम पीटते रहते हैं, देखा है आपने, पीट के उनको एकदम पतले चादर से मतलब बना देते हैं। दैट इज़ वॉट कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। देन व्हाट इज डक्टिलिटी? हिंदी में इसको बोलते हैं नमनीयता। ठीक है, नमनीय होते हैं हमारे जो धातुएं होती हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं। दैट मीन कि इनको हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, इनको खींच खींच के इनके लंबे तार बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। एक्सेप्शन ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, जिंक हो गए। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पे भी यही होंगे। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। अगर आप इनको आप बीट करोगे, जैसे जिंक के साथ क्या दिक्कत है, जिंक टूट जाता है। जैसे होते हैं ना कुछ लोग के ऊपर कितना भी प्रेशर पड़े वो और उसको झेलते हैं। ठीक है, हर कोई टूटता है, लेकिन हर किसी एक क्षमता होती है। जिंक क्या होता है? जिंक बिल्कुल भी ये बाहरी स्ट्रेस को झेल नहीं पाता। एक हथौड़ा पड़ा, टूट गया पूरी तरह से। दैट मीन्स कि अभी हम देखेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स आर नॉट ब्रिटल। मेटल्स आर हार्ड एंड नॉट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है हथौड़ा मारते एकदम बिखर जाना, ऐसे मतलब कि आपने कुछ जरा सा बाहरी फोर्स डाला और पूरी तरह से बिखर गया। दैट इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस। तो मेटल्स ब्रिटल नहीं होते हैं, हार्ड होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ जिंक है। जिंक को आपने मारा, वो एकदम हो गया। ठीक है, जैसे नॉन मेटल्स के साथ हमारा होता है, वो ब्रिटल होता है। ठीक है,
तो इसी वजह से, जैसे मैलिबिलिटी का मतलब है कि आपने आप उनको बीट करोगे, आप मारोगे तो थिन शीट्स में और पतले ऐसे होते जाएंगे, बट इसको तो मारते बिखर गया, तो फिर कैसे ये होगा, ठीक है, तो ये ब्रिटल है। मरकरी पहले से लिक्विड, आप इसको क्या पीटे हुए को पीटोगे, शर्म नहीं आती तुम्हें है? सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो नॉन मेटल अगर बात करें, दे आर नॉट मेलेबल, दैट इज़ दे कैन नॉट बी बीटन इन टू थिन शीट्स। उसी तरह डक्टाइल नहीं होते नॉन मेटल्स, यानी कि दे कैन नॉट बी ड्रॉन इन टू लॉन्ग वायर्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यानी कि गलनांक की बात करें, तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है मेटल्स का हाई हो गया ना, कि आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके कहीं मेटल्स हमारे मेल्टिंग पॉइंट पे आएंगे या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे आएंगे। एक्सेप्शन यहाँ पे है रीनियम, ठीक है, सॉरी एक्सेप्शन यहाँ पे मरकरी, नॉट रीनियम, ठीक है, रीनियम का तो काफ़ी होता है। एक्सेप्शन यहाँ पे मरकरी है, बिकॉज मरकरी पहले से पिघला हुआ है, ठीक है, तो इसमें अब क्या ही आप इसको पिघलाओगे। और यहाँ अगर बात करें नॉन मेटल्स, तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन यहाँ पे डायमंड होगा, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस स्टोन है, एंड ग्रेफाइट, सिलिका, कार्बन एंड बोरॉन, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये इनका काफ़ी हाई होता है, क्या, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आई होप यहाँ तक सभी की चीज़ें क्लियर होंगी। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, दैट इज 7th नंबर की प्रॉपर्टी, और ये है डेंसिटी। डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, जो हमारे मेटल्स होते हैं इनकी जो, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, डेंसिटी को एकदम वर्ड नहीं आता, कभी कभी एकदम से दिमाग से चला जाता है, क्या बोलेंगे डेंसिटी को, घनत्व, ठीक है, घनत्व इनका बहुत ज़्यादा होता है, किनका, मेटल्स का, दे हैव हाई डेंसिटी। वहीं अगर नॉन मेटल्स की बात करें, दे हैव लो डेंसिटी, इनकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी का मतलब जैसे कि अगर आपने इनको पानी में डाला, वाटर में डाला, तो ये तुरंत सिंक डाउन कर जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शन अगर बात करें, सोडियम, पोटेशियम, ये वाटर में फ्लोट कर जाते हैं, और फ्लोट तो छोड़िए, वाटर में डालेंगे ना, एकदम पटाखे की तरह एकदम बहुत भयानक विस्फोटक रिएक्शन करते हैं। अभी हम देखेंगे वाटर के साथ मेटल्स कैसी रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल्स कैसी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम फ्लोट करते हैं, और जैसे होता है फ्लोट तो छोड़िए, एकदम विस्फोट कर देते हैं। तो आप ये मत करिएगा, सोडियम और पोटेशियम को लेके आए और डाल दिया पानी में, देखते हैं कैसे फ्लोट करते हैं, देखने लायक बचोगे नहीं, ठीक है। तो हाई डेंसिटी होती है। और अगर बात करें यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी, मेटल विद द हाईएस्ट डेंसिटी, कोई बताना चाहेगा, ओ से नाम होता है उसका, ओ से नाम होता है उस मेटल का। इनकी लो डेंसिटी होती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है डायमंड। ब्रिटलनेस के बारे में अभी मैं बता चुका हूँ। एलॉय फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे, तो एलॉय फॉर्मेशन के लिए क्या डाउट आ रहा है, बिल्कुल घनत्व तो बोलते हैं उसको। अंजलि, दीपक, जानवी, सौरभ, पनाडा, हरीश, मुकुल, सबका सही है, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय मतलब ये है कि मिश्र धातु, यानी मिश्र धातु ये बहुत जल्दी बना लेते हैं। मिश्र धातु क्या होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए किस तरह के मिक्सचर होते हैं एलॉय। और यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी होती है ऑस्मियम की, ठीक है, ऑस्मियम की होती है हाईएस्ट डेंसिटी। और एलॉय क्या होते हैं हमारे, एलॉय होते हैं होमोजीनस मिक्सचर्स, एलॉय होते हैं हमारे होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, जब दो मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स को मिक्स कर दिया जाता है, तो एलॉय बनते हैं, मिश्र धातु बनती है। अब हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्यों मिक्स किया जाता है। एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील एलॉय ऑफ, इन सब का एलॉय है। बाकी अभी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप इसको यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट फॉर्म एलॉय, एक्सेप्शन है यहाँ पे कार्बन इज एलॉयड विद आयरन टू फॉर्म स्टील। एक्सेप्शन यहाँ पे कार्बन है, जिसको कि हम स्टील बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आयरन के साथ इसको हम डालते हैं ताकि स्टील बन सके, और ताकि उस आयरन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आयरन की बात करें ना, आयरन इतना सॉफ्ट होता है कि जो हम लोग आयरन यूज़ करते हैं वो प्योर आयरन नहीं होता है, उसमें रफली 0.05% कार्बन मिक्स होता है, क्योंकि अगर हमने प्योर आयरन को यूज़ किया तो उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह जो हम गोल्ड यूज़ करते हैं, भले आप चाहे 24 कैरेट का लेके आएँ, वो 24 कैरेट का नहीं है, तो कितने कैरेट का है वो हम पढ़ेंगे लेक्चर के आगे। आपके साथ धोखा हो रहा है, बिल्कुल धोखा हो रहा है, अभी देखेंगे, ठीक। तो ये हो गई। आगे कुछ और प्रॉपर्टी है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जैसे अभी मैंने बताया कि सुचालकता के बारे में बात करें, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन रॉड लो, यहाँ पे आप इसको जलाओ, मतलब इस तरह से यहाँ पे फ्लेम में इसको रखो, तो धीरे धीरे आपको यहाँ पे पकड़े रहो रॉड को, तो आपको परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने हीट को कंडक्ट कर दिया। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक वायर्स लगा दीजिए जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, और फिर पकड़िए, अगेन बहुत ज़्यादा परमानंद की अनुभूति होगी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो मेटल्स होते हैं हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, लेड यानी शीशा और मरकरी यानी कि पारा, ये नहीं कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। एक्सेप्शन यहाँ पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल
अधातु है, बट फिर भी ये इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरोसिटी, सोनोरस का मतलब होता है टन, टनाटन, टन टन टारा, टन टनाटन टन टन टारा, ठीक है। ये होता है सोनोरसिटी का मतलब। इसका मतलब होता है, सोनोरस का मतलब कि जब हम हिट करेंगे इनको तो ये टन टन की आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो स्कूल में जिस तरह से हमारी घंटी होती थी, घंटी बजती थी, है ना, टन टन से आवाज़ आती थी, हमें पता चल जाता था। तो क्यों? क्योंकि वो एक होता था मेटल। तो जब मेटल्स को स्ट्राइक किया जाता है तो इस तरह की टन टन की आवाज़ निकालते हैं, एंड विच इज़ कॉल्ड एज सोनोरोसिटी। नॉन मेटल्स इस तरह की आवाज़ नहीं निकालते हैं, सो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस। टाइप्स ऑफ आयन की अगर बात करें तो ये आयन बनाते हैं। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि आयन क्या होते हैं। आयन होते हैं जब हमारा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तब आयन बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो कैट आयन बनता है, जिसको बोलते हैं धन आयन। और इलेक्ट्रॉन अगर लेता है एलिमेंट, ठीक है, तो उसको एन आयन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋण आयन। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों देते हैं? क्यों देते हैं हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब वैलेंस शेल में, यानी कि जो आखिरी सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जब किसी के पास 1, 2, 3 इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देता है ताकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो सके और वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। नॉन मेटल्स वो होते हैं जैसे कि अगर मान ले 5 है, 6 है, 7 है, तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो इन ये इलेक्ट्रॉन को लेने की आतुरता रहती है इनमें। तो जब लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज बन जाता है और उसको हम बोलते हैं एनायन। जब ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं तो प्लस चार्ज एक्वायर कर लेते हैं और उसको हम बोलते हैं कैटायन। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड इनके जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं, और नॉन मेटल्स के अम्लीय होते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चला कि इनके क्षारीय होते हैं और इनके अम्लीय होते हैं। पहले ये बताइए यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? ओके। ये पीडीएफ जो प्राइवेट टेलीग्राम है उस पर मिलेगी। चलिए, हाँ अभी BFM नहीं आया होगा, ठीक है, अभी वॉइस आ रही होगी आरजे की, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पे आते हैं अभी, ठीक। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, बर्निंग इन एयर और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो जब भी हम मेटल्स को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एज यू कैन सी हियर, सिंपल, ठीक। नाउ दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हाउ वी गॉट टू नो दैट दीज आर बेसिक इन नेचर? ये क्षारीय होते हैं, कैसे पता चला हमें ऐसा पता चला जब इनकी रिएक्शन हमने एसिड के साथ करवाई ना, तब हमें पता चला। कैसे? तब सॉल्ट एंड वाटर बन गया, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इस चीज़ को कि जब हम किसी एसिड की यानी अम्ल की रिएक्शन बेस यानी क्षार के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक। तो जब हमने किसी चीज़ की, जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिला। हमें यहाँ सॉल्ट एंड वाटर भी मिल रहा है, हमारा यहाँ एसिड भी है, मतलब ये पक्का बेस होगा। सिंपल, मतलब ये पक्का बेस होगा। हमें पता है कि सॉल्ट एंड वाटर तब मिलता है जब हम किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं। ये एसिड हो गया तो अपने आप ये बेस हो गया। तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। Reaction of metal with oxygen, exception, some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic and basic behavior. Such metal oxide which react with both acid and base are known as amphoteric oxide. मतलब ये होता है कि देखो, ये मेल, ठीक है, फीमेल, किड्स, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। फिर कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, ठीक है।
और वो एक्सेप्शंस जो हैं वो हैं ये। कैसे? हमें पता है कि एक सेकेंड, जिस तरह से जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन बेसिक इन नेचर होते हैं, तो जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका उल्टा होता है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। वो हमें कैसे पता चला? जब हमने उनकी रिएक्शन बेस के साथ करवाई, क्षार के साथ, तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिला। ठीक है, तो अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे मेटल के ऑक्साइड हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर ले जाते हैं और बेस के साथ भी कर ले जाते हैं। बिकॉज जनरली स्पीकिंग, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है तो ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, एसिड के साथ ही करेंगे। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये ऐसे हैं जो एम्फोटरिक इन नेचर है, मतलब ये दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लिया, एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, सॉल्ट वाटर मिला। सिमिलरली इसको अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर मिल जाता है। सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड कि एम्फोटरिक इन नेचर है एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। और अभी हम देखेंगे डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट रेट। ये अभी हम रेट देखेंगे किस रेट के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, चलो पहले देख ही लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ये हमारे कुछ मेटल हैं, जो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो ऊपर हैं, जो बहुत कम रिएक्टिव हैं वो नीचे हैं। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घट रही है, यानी कि जो क्रिया करने की, इनकी अभिक्रिया करने की जो क्षमता है वो ऊपर से नीचे में घटेगी। कैटरीन, और इसको देखो ये KNA जिस तरह से लिखे हुए, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, पहली बात तो आपको सिंबल पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि हाँ भाई हम इसको लेड बोलते हैं, इसको टिन बोलते हैं। सारी चीज़ें नहीं पता है तो उतना कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे मेन चीज़ फोकस की वो नहीं है। मेन चीज़ फोकस की ये है कि आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑर्डर में याद होनी चाहिए, बिकॉज कई जगहों में काम आएगी आपके आगे। जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, विस्थापन क्रिया, तो आपको अगर ये नहीं पता होगी तो आप वो क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो अब याद कैसे रखें इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को? याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक या फिर नमोनिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हमारी कैटरीना जी हैं, ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी, यहीं पे देख लीजिए, कैटरीना ने, ठीक है, यहाँ पे चलो, यहाँ पे मत देखो, या फिर यहाँ पे देखो जहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, या तो इसको हटा दो, बेरियम को हटा दो सीधे, ठीक है, बेरियम को हटाओ यहाँ से। कैटरीना ने कार मांगी, किससे मांगी बताइए, कमेंट बताइए किससे मांगी होगी कार है, किससे मांगी होगी कैटरीना है? ऑब्वियस ही बात है, सैलमन भाई से। ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। ठीक है, ऑल्टो जेन फरारी, यहाँ तक याद हो गया। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्या मिली? सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी से फिर भी मतलब लेड, मिली से आपका ये, फिर भी क्या से आपका हो गया कॉपर। ठीक है, क्या से हो गया ये आपका कॉपर, क्या मिली, ये है आपका मिली। मिली से हो गया आपका मरकरी, मिली से हो गया आपका मरकरी। सिल्वर, ये सिल्वर है, और ऑडी, AU, ऑडी आपका हो गया गोल्ड। ठीक है, AU होता है आपका गोल्ड। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्या मिली? फिर भी क्या मिली? सिल्वर ऑडी। इस तरह से आपको याद कर लेना है। अब मुझे पता, बेरियम तो पहली बात याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, बस आप थोड़ा सा ये कुछ इस तरह से बना लीजिएगा कि निकल और टिन आपके बीच में है। ठीक है, ठीक है, ऑल्टो जेन फरारी। ठीक है, फरारी के बाद इस तरह से यहाँ पे कुछ आप निमोनिक बना सकते हैं, बाकी ये अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, इतना भी याद रखेंगे आराम से हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, कि राजपाल यादव की तरह बोलते हैं दो ना, मतलब ये इनको हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं। विगरसली का रिएक्ट का मतलब होता है कि बहुत भयंकर तौर से हीट रिलीज करके रिएक्ट करते हैं। जरा सा ठंडा पानी डाल दो, ये रिएक्ट कर जाते हैं तीनों। ठीक है, ठंडा पानी डालने में ये बहुत भयंकर रिएक्शन करते हैं। फिर अगर हम आते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम जी हमारे, ये क्या है? ठीक है, मतलब इनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा आर्तुरता है, मतलब एकदम भरे बैठे हैं, आओ तो कोई। मैग्नीशियम क्या है? ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इतना ज़्यादा भरा नहीं बैठा है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, इसके लिए हॉट वाटर चाहिए। हॉट वाटर मंगाइए भाई के लिए।
ऑल्टो जेन फरारी, यानी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये ना तो कोल्ड से ना तो हॉट से काम चलेगा, इनको चाहिए धधकती हुई भाप, स्टीम चाहिए, तभी रिएक्शन करेंगे। और ये जो नीचे के हैं ना, बाकी नीचे के जो हैं, इनको चाहे तुम कुछ भी ले आओ, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। इनकी सारी जो अंदर की क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक, तो ये क्या है कि बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करेंगे। आप ठंडा पानी लेके आओ, तुरंत आप भरे बैठे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं तीनों। मैग्नीशियम जी क्या है, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, और ये बाकी के नीचे जो तीनों हैं वो स्टीम से रिएक्शन करते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी विद ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन बताया। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट रेट। सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर इफ लेफ्ट ओपन। इसीलिए दैट्स वाई दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है बंद करके, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। एट रूम टेम्परेचर सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। दे बर्न इन एयर ओनली बाई हीटिंग। जिंक बर्न्स ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आयरन बर्न्स इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग। गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। नीचे वाले रिएक्ट नहीं करते हैं। एक चीज़, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स आपको दिख रहे हैं दे रिप्लेस, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करने पे, एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन इवॉल्व कर देते हैं, हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं, लेकिन नीचे वाले नहीं कर पाते हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दे विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा। बट बिफोर दैट ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ लिए, कहाँ गया भाई, रुको, देख सकते हैं यहाँ पे वो वाली स्लाइड कहाँ गई, चलो कोई नहीं, अभी आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कैटरीना ने कार, ये तीनों कोल्ड से रिएक्शन कर लेंगे। एल्यूमिनियम स्टीम लाना पड़ेगा एल्यूमिनियम और आयरन के लिए, और बीच में हमारा मैग्नीशियम था, उसको वार्म वाटर लाना पड़ेगा। मेटल रिएक्शन कैसे करता है वाटर के साथ, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इट फर्दर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। All the metal do not react with water as the metal placed lower in the reactivity series are less reactive towards water. जो नीचे हमें दिख रहे हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, जैसे कि हमारा सोना है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को अगर आप उसमें पानी डाल दोगे तो क्या हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। गोल्ड तो बिल्कुल ही एकदम कुछ करेगा ही नहीं रिएक्शन। गोल्ड जो है हमारा, यानी कि AU, ये सिर्फ एक मिक्सचर होता है एक्वा रेजिया का, उसके साथ रिएक्शन करता है, जो हमारा गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, एक्वा रेजिया। ये जो एक्वा रेजिया है, इसमें हम दो एसिड्स का मिक्सचर लेते हैं, एक तो HCl और एक HNO3 का लेते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, तभी मैंने यहाँ रेशियो का सिंबल लगाया, 3:1, 3:1 में। HCl, इसमें 3 लेटर्स हैं, ऐसे करके याद रखो, इसलिए 3, और ये बाकी एक दूसरा वाला एक हो जाएगा, ठीक है। तो एक्वा रेजिया में ये डिसॉल्व होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह वाटर से साथ रिएक्शन करवाने पे हाइड्रोजन इवॉल्व कर रहे हैं, हाइड्रोजन इवॉल्व कर रहे हैं सारे, ठीक। जब नीचे चले जाएंगे और तो बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन में क्या मिलेगा, तो एक्सेप्ट फ्यू रिएक्टिव मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑल मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी को हम बोलते हैं, जैसे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। इसको आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, मैश से कैसे हमें याद रहेगा ये, कि जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं, अम्ल के साथ करवाते हैं, तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो आप मैश से इसको याद रख सकते हैं, ठीक। नाउ हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन निकलती नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोजन निकली वो पानी में तब्दील हो जाती है, H2O में तब्दील हो जाती है, बिकॉज इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाता है, दोनों मिल के पानी बना देते हैं, ठीक है। It oxidizes the hydrogen produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides. But magnesium and manganese react with dilute HNO3 to evolve hydrogen gas. यानी कि ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। कौन? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज।
मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जो एसिड के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन इवॉल्व कर देते हैं, बट ये डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। अगर कंसनट्रेटेड ये भी ले लिया तो ये भी H2 से H2 बन जाएंगे। मतलब क्या हुआ, जब हम बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड, अब ये आप मत पूछेगा सर कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट में अंतर क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। कंसनट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3 में हम ये बोल सकते हैं कि दोनों में, इसमें पानी ज़्यादा होगा और एसिड कम होगा, इसमें एसिड ज़्यादा होगा पानी कम होगा, बिकॉज HNO3 काफ़ी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम जब डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है। ये क्या होता है, ऑक्सीजन देने के लिए आतुर बैठा रहता है HNO3। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट लेंगे ना, तभी मैग्नीशियम और मैंगनीज बोलते हैं कि भाई हम रिएक्ट तो कर तो लेंगे, ठीक है हम देख लेंगे, जैसे होते हैं ना हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, फिर कुछ लोग आते हैं ठीक है देखते हैं लाओ करके दो, लेकिन हाँ डाइल्यूट देना, अभी कंसनट्रेटेड दोगे तो हम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम मैंगनीज डाइल्यूट से कर ले जाते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं बिकॉज क्योंकि वो उनका H2O में तब्दील हो जाता है। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, एक बार कंफर्म करिए, फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल। सर परसों वाली केमिस्ट्री का क्लास कहाँ है? स्पैम क्यों कर रहे हो भाई? परसों वाली केमिस्ट्री क्लास एप्लीकेशन में है, एप्लीकेशन में, ओके ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं एक मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल के साथ। देखो ये एक मेटल 1 है, ये मेटल 2 का सॉल्ट है, ये मेटल 1 का सॉल्ट और ये मेटल बन गया। आप इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। आपसे डिफरेंट टाइप की इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, 4 रिएक्शन लिख देता है और पूछता है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन फीजिबल है और कौन सी नहीं है। फीजिबल का मतलब होता है जो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, नॉट फीजिबल कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। हमें कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा, इसीलिए तो हमने कैटरीना वाली स्टोरी आपको बताई थी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्या मिली? सिल्वर ऑडी। तो वो हमें इसी से पता चलेगा। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि मैंने ये एक रिएक्शन लिखी, मेटल 1 प्लस मेटल 2 सॉल्ट गिव्स अस मेटल 1 सॉल्ट प्लस मेटल ये मेटल 2, इस तरह से हमें मिल गया। लेकिन अगर मैं यही फिर से रिएक्शन लिख दूँ, ये रिएक्शन लिख दूँ मेटल 1, ये सेम रिएक्शन मेटल 2 सॉल्ट, और ऐसे करके बोल दूं, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। बट कंसिडरिंग कि ये मेटल 1 दूसरा है, या फिर चलो यहाँ पे मेटल 3 और मेटल 4 ले लेते हैं, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? इसके पीछे का कारण है। कारण ये है कि ये जो मेटल है ये ज़्यादा रिएक्टिव था इस मेटल 2 से, इसलिए इसने उसके खुद के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर डाला। ये मेटल 3 रिएक्टिव नहीं होगा इस मेटल 4 से ज़्यादा, इसलिए उसके सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया। अब अगर तुमको ये बात समझ नहीं आ रही केमिस्ट्री की भाषा, तो फिर से तुम चलो अपनी भाषा। देखो ये तुम हो, ठीक है, ये तुम्हारा दोस्त है और ये तुम्हारी दोस्त की, समझ गए? ठीक, तुम देख देख के जल रहे हो, ठीक, और तुम्हें ये डिस्प्लेस करना है इसको, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करना है तुमको। कब डिस्प्लेस कर पाओगे? जब उससे ज़्यादा स्मार्ट होगे, तभी तो कर पाओगे। सिंपल। अगर तुम इससे ज़्यादा स्मार्ट नहीं होगे तो ये फिर क्यों तुम्हारे पास आना चाहेगा? बताओ, ये जो है फिर तुम्हारे पास क्यों आना चाहिए जब तो पहले से इसके पास है, ठीक है। तो फिर तुम्हारे पास क्यों? समझे अब? तो इसी वजह से जो मेटल 1 है उसको ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा मेटल 2 से, तभी डिस्प्लेस कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कॉपर है, ठीक है, इसने सिल्वर को क्यों डिस्प्लेस कर दिया? बिकॉज कॉपर ऊपर था सिल्वर से रिएक्टिविटी सीरीज़ में। ये रहा कॉपर और ये रहा, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हाईलाइट करके, ये रहा कॉपर और ये रहा सिल्वर। कॉपर ऊपर है ना, कॉपर ऊपर है, ठीक है। अगर यही मैं रिएक्शन ले लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं रिएक्शन ले लूँ जिंक प्लस AlCl3, ठीक, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। क्यों? ऑल्टोजेन, ठीक है, एल्यूमिनियम ऊपर है, जिंक नीचे, एल्यूमिनियम तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है जिंक से, डिस्प्लेस नहीं कर पाओगे उसको। सिंपल, ठीक है। भूलेंगे? नहीं भूलेंगे आप। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो।
विस्थापन क्रिया। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड। क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं? बिकॉज द रीजन इज दैट दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे करते हैं। दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू H+ आयंस ऑफ एसिड टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस। वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ से देंगे? वो खुद ही ले रहे हैं भाई, हमको दे दो हमको दे दो। वो देंगे कहाँ से हाइड्रोजन को, ताकि उसको हाइड्रोजन यानी H2 गैस में उसको बना सकें, तो इसलिए रिएक्ट नहीं करते हैं। बट ऑन हीटिंग रेडिली दे फॉर्म ऑक्साइड्स और सॉल्ट विद कंसनट्रेटेड एसिड्स। अगर उनको हम हीट करें बहुत ज़्यादा, वो बहुत जल्दी ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, अगर कंसनट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में इनको हीट किया है। डेल्टा का मतलब यहाँ पे हीट होता है। ठीक, अब आते हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमने मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ देखी, एसिड के साथ देखी, मैश पढ़ा। एक मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ देखी, कब फिजिबल होगी कब नहीं होगी वो देखा। अब एक मेटल की रिएक्शन दूसरे नॉन मेटल के साथ देखते हैं। मेटल्स क्या होते हैं हमारे? मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स। नॉन मेटल को क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको चाहिए देना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, जो हमने पिछली क्लास पढ़ा। तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये लो एक हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, ये है हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है। ये है हाइड्रोजन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। दोनों को ही चाहिए। यहाँ क्या था? एक को चाहिए था, इसको देना था। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बॉन्ड बन गया। इस सोडियम ने बोला ये लो हमसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे, तुम्हारे पास 7 है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, एक हमसे ले लो। हाइड्रोजन में क्या? दोनों को ही चाहिए। बोलेंगे शेयर कर लेते हैं। शेयर कैसे करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन जब हमें जब 2 की जरूरत पड़ेगी तो तुम हमें दे देना अपना वाला, और जब तुम्हें पड़ेगी तो हम अपना वाला दे देंगे। तो ये हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना इज नॉट सिमिलर टू जो सोडियम और क्लोराइड के बीच में बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जहाँ पे ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, वहाँ पे बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और जहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब मुझे बताइए दोनों में से कौन सा स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर कोवैलेंट? और ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे NaCl में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और NaCl जो हमारा ये मॉलिक्यूल एक तरह से बना है, फिर कंपाउंड बना, ये कैसा होगा? इनके बीच में स्ट्रॉन्ग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इनको बोल देते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोल देंगे? कोवैलेंट कंपाउंड्स। जैसे कि H2O। ठीक है, H2O है हमारा। चलिए अभी उसको उसको भी थोड़ा सा होल्ड करते हैं। पहले ये बताइए कि इनमें दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर कोवैलेंट? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोवैलेंट ये स्ट्रॉन्ग होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे पूरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग नहीं चल रही यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मान लो कभी रेट बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है, मान लो यहाँ पे रेट बढ़ गई कभी भी अचानक से एकदम सरप्राइज वाली, तो इनके पास 2 मिलेंगे ही नहीं, बॉन्ड फिर इनका टूट जाएगा, ऐसे समझो। ठीक है, ऐसे रिलेट करो। तो जो ये होता है, ये आपका रिलेटिवली वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब यहीं से हमें इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड और जो कोवैलेंट कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्लोरीन के पास, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका किस तरह का बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड क्यों बनेगा? बिकॉज मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। तो 2 क्लोरीन को बुलाएगा, दोनों मेरे पास आओ, तुम दोनों को एक एक चाहिए ना, ये लो, एक तुम लो, एक तुम लो। तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को? ऑलराइट, चलिए। तो अब यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड आप देख सकते हैं किस तरह से बना है। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आयोनिक कंपाउंड की। फिजिकल नेचर क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। दिस कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन।
सॉलिबिलिटी की बात करें, दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज. आयोनिक एंड इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बस ध्यान रखना इतनी चीज़ को कि जो हमारे आयोनिक और जो इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इधर इन मॉल्टन फॉर्म और इन देयर एक्वा सोल्यूशन. ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं. क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? एक बार कंफर्म करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. अनिकेत बिल्कुल सही है. हाय विवेक, गुड कंडक्टर बिल्कुल. रजनीश, अंजलि, निशा, सृष्टि, सही है सभी का. ऑलराइट. तूफान का देवता थॉर ने श्रुति प्रभा, नो, प्राची पंडित, तो हाँ जी ओके. अब आते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स. व्हाट आर ओर्स? देखो, जो हमारी धातुएं होती हैं, ऐसे तो है नहीं गोल्ड, भैया वहाँ गोल्ड पड़ा, थोड़ा सा गड्ढा अड्डा खोदो, वहाँ एक हार पड़ा होगा, निकाल दो जरा, ऐसे तो बोलते नहीं हो. ठीक है, कि वहाँ भाई अंगूठी पड़ी होगी इतने कैरेट की, निकाल लो गोल्ड, ऐसा तो होता नहीं है. मेटल जो है जनरली उसके ओर के फॉर्म में मिलता है. ओर मतलब क्या होता है? ओर होता है जैसे कि मान लो कोई रॉक मिली, चट्टान मिली, उसमें से थोड़ा सा हमें मेटल होगा. जैसे अगर हमें गोल्ड मिल सकता है, उसमें सिल्वर मिल सकता है, उसमें कॉपर मिल सकता है. तो ओर होता है कि जिसमें मेटल होता है प्लस उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं. इन इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में गैंग. इन गैंग को हमें हटाना होता है. हम पहले तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी पर्टिकुलर ओर से, फिर उसको हम प्योरीफाई करेंगे, तब हमें मेटल प्राप्त होगा. हम उसकी ओर से पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगेन आई रिपीट की पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल को फ्रॉम इट्स ओर एंड देन उसको प्योरीफाई करेंगे, रिफाइन करेंगे, देन हमें प्योर मेटल मिलेगा. ये कुछ और से जो यहाँ पे लिखी हुई है, नेटिव गोल्ड, ये गोल्ड की ओर है. अर्जेंटाइट सिल्वर की है, सल्फाइड की फॉर्म में होती है. मैलाशाइट, एजुराइट, चैल्कोपाइराइट, आइट जहाँ देखने को मिल रहा है आपको वो कॉपर का है, वैसे यहाँ पे भी आपको आइट देखने को मिलेगा. हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पाइराइट, ये आयरन की ओर है, बट ये ध्यान रखना मैलेचाइट, फिर मैलेकाइट, एजुराइट और चैल्कोपाइराइट ये आपकी कॉपर की ओर है. ठीक है, कार्बोनेट की है ये आपकी मैलाकाइट और एजुराइट, और जो चैल्कोपाइराइट है वो सल्फाइड ओर है. मरकरी, इसकी ओर है सिन्नाबार. ठीक है, सल्फाइड की फॉर्म है जीएस. हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और पाइराइट. मैग्नेटाइट में ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ आयरन होता है इसमें एज़ कम्पेयर टू हेमेटाइट. टेन की होती है कैसिटेराइट. ठीक है, ऑक्साइड होती है और लेड है होती है अभी गैलेना. ठीक है, सल्फाइड के फॉर्म में. तो अभी मैंने बोला सल्फाइड के फॉर्म में, इसके फॉर्म में, उसके फॉर्म में, ऐसे मैंने बोला ना आपको. ठीक है, ऐसे मैंने आपको बोला ना अभी. ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड रुको, वो कहाँ गया, चलो. तो अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी, राइट. रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या पढ़ा था, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कैटरीना ने, एक सेकेंड, हमने पढ़ा था कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो. ठीक है, जेन फरारी, फिर भी क्या मिली सिल्वर ऑडी. ठीक है, सिल्वर ऑडी. तो जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर होते हैं मेटल, ये वाले, इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, अभी देखेंगे कैसे, क्या इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. जो मिडिल में है इनको हम रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ, और ये अपने नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं. नेटिव स्टेट का मतलब है कि ये जनरली किसी के साथ अटैच्ड होते नहीं हैं, जनरली अपने फ्री स्टेट में मिलते हैं. बस इनको लेके रिफाइन करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन लोगों को ज़्यादातर हमें, क्योंकि ये अपने नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं. अटैच्ड सेल्फ, देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो तो अब या तो आपको नेटिव स्टेट में मिलेंगे, या वो उनमें कार्बोनेट अटैच रहेगा, या सल्फाइड अटैच रहेगा, या ऑक्सीजन अटैच रहेगा. देखिए, सल्फाइड या कार्बोनेट या ऑक्सीजन अटैच रहेगा. ठीक है, 3 चीज़ें हैं, ध्यान से समझते रहिएगा इसको, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. जो हमारे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हमने पढ़ा अभी, तो इसलिए उनके लिए हम एक अलग से मेथड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस. उसमें हम देखेंगे क्या करते हैं हम लोग. ठीक है, बाकी जो रिएक्टिव नहीं होते ज़्यादा, तो वो 2 तरह के होंगे, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे, सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे, सल्फाइड के फॉर्म में होंगे. जो कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं उनका हम कैल्सिनेशन करवाते हैं, और जो सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं रोस्टिंग करवाते हैं.
कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में अंतर क्या होता है? कैल्सिनेशन में हीटिंग इन वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। रोस्टिंग जस्ट उल्टा होता है, हीटिंग इन अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए आप कि अगर हमारा कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड होगा तो कैरिमिनाटी को बुला के रोस्टिंग करवा देंगे उसकी। होगा क्या फिर उससे? हमारा मेन जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो है कि उसके ऑक्साइड में उसको रिड्यूस कर, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना। क्यों? क्योंकि अगर उस मेटल का ऑक्साइड के फॉर्म में उसको हमें मिल गया वो मेटल, तो बहुत आसान हो जाता है उसे मेटल बनाना। उसका बस रिडक्शन करवा देना होता है किसी का यूज़ करके, जैसे यूजुअली हम यहाँ पे कार्बन का इस्तेमाल कर लेते हैं रिडक्शन करने के लिए। और होता क्या है, वो ऑक्सीजन उसे खींच लेता है और हमें मेटल मिल जाता है। चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे वो सल्फाइड हो, लेना क्या है? लेना हमें फाइनली क्या है? हमें लेना है ऑक्साइड। जैसे ये क्या, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, तो जस्ट अगर ये फ्री स्टेट में भैया, नेटिव स्टेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सल्फाइड अगर अटैच है इनमें तो रोस्टिंग करवा लो। सल्फाइड वालों की रोस्टिंग होती है, ध्यान रखना, ठीक है, रोस्टिंग, और वो इन दी अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। देन आपको इसमें आपने क्या किया, आपने इसका, क्योंकि जब रोस्टिंग करवाएंगे तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, फिर उसकी आप उसकी रिडक्शन करवाएंगे तब मेटल मिलेगा, और फिर आप उसकी रिफाइनिंग करवाएंगे। रिफाइनिंग कैसे होती है वो देखेंगे। इतनी चीज़ क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और वो रिपीट मेरी ये चीज़ है कि देखो, जो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ के, उनको साइड निकाल दो भी, उनको साइड निकाल दो। उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए, उनको ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर ही नहीं पाएंगे भाई। सोडियम, ओडियम, पोटेशियम वगैरह को क्या तुमको सोडियम इसमें ऑक्सीजन में वो करवाओगे? हिम्मत नहीं तुम्हारी, वो एकदम भयंकर विगरसली रिएक्ट करेंगे वो। तो ऊपर वालों के लिए इलेक्ट्रोलिसिस, पानी में डाल वाल के ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाएंगे उनका, ठीक। अब जो बाकी के हैं, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या वो सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। हमारा गोल है कि इनको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन करवा देंगे इन दी लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फाइड का हम करवा देंगे रोस्टिंग, ठीक है। दोनों में ही जब करवाएंगे तो हमें उस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। बस इसका हम करवा देंगे रिडक्शन, रिडक्शन करवाने पे मेटल मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये टाइप की और हैं जो पहले से ही अपने ऑक्साइड में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे इनका रिडक्शन करवा दो, अपने आप मेटल मिल जाएगा। अपने आप क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा। क्लियर? इतनी चीज़ क्लियर। अब ये जब मेटल हमें थोड़ा सा मिल गया, पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, तो इसमें हम इनकी करवाते हैं इनकी रिफाइनिंग करने के लिए, ठीक है। इनकी रिफाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एक हम करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये करते हैं कि जो प्योर मेटल होता है उसको हम कैथोड बनाते हैं, इम्प्योर मेटल को हम बनाते हैं एनोड बनाते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं उस मेटल का सॉल्ट ले लेते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं उसके मेटल का सॉल्ट। ये ऐसे होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, और इसमें हमें जो मेटल होता है वो कैथोड में मिल जाता है और जो नॉन मेटल होता है वो एनोड में मिल जाता है। ऐसे ही जो हमारे ऊपर थे रिएक्टिविटी सीरीज़ में जब हम उनका इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे, तो सिमिलरली वहाँ पे भी हो रहा था। सिमिलरली वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे कैथोड पे हमें मेटल मिल रहा था और एनोड पे हमें एक तरह से नॉन मेटल मिल रहा था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं? एक बार कन्फर्म करिए। सर इसका इलेक्ट्रोलिसिस का बता दीजिए। चलो इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल बता दें तो चलो यहाँ पे ले लो, जैसे ऊपर हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ में सोडियम होता है, तो मान लेते हैं NaCl है, ठीक है। जब इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे ना, तो कैथोड पे रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी हमारी। Na मतलब सोडियम होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम बना देगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें अगर इसी तरह हम बात करें एनोड में क्या रिएक्शन होगी? क्लोरीन को लेंगे, ठीक है, और ये क्लोरीन जो है ये 2Cl नेगेटिव क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हमें कैथोड पे मिल जाएगा मेटल और एनोड पे मिल जाएगा क्लोरीन। ऑलराइट,
ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ वो ये है कि जैसे अभी हमने कार्बन के साथ रिडक्शन करवाया, ठीक है, ऐसे ही कभी कभी हम क्या करते हैं, रिडक्शन के लिए दूसरे मेटल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमें ऑक्साइड के फॉर्म में ये मैंगनीज़ है, ऑक्साइड के फॉर्म में मिल गया, ठीक है, तो हम कार्बन का यूज़ ना करवा के, कार्बन की रिएक्शन ना करवा के किसी मेटल को ले लेंगे जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे एल्यूमिनियम को ले लेते हैं, ये क्या करेगा, ये एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को ले उड़ेगा और ये मैंगनीज बच जाएगा। दिस केमिकल रिएक्शन इज़ नॉट बैलेंस, लेट मी टेल यू, ठीक है, बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपको L2O3 है, तो यहाँ पे आप 4 करिए, ठीक है, क्यों, और यहाँ पे 2 करिए, 2 3 6 हुआ, 3 यहाँ पे रखिए, ठीक है, और यहाँ पे 3। अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करनी होती है वो भी हम केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरे को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस चीज़ को क्यों बताया, इट हैज़ अ पर्पस, बिकॉज एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस को जो हमारी रेल की पटरियाँ होती हैं, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे, Fe2, जब हमारी रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं जैसे उनमें Fe2O3 है वो, ठीक है, तो वहाँ पे हम एल्यूमिनियम को ले लेते हैं, एल्यूमिनियम जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, और ये क्या करता है, एल्यूमिनियम इस ऑक्साइड को हटा देता है और हमें सिर्फ मिल जाता है आयरन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं टू जॉइन दी रेलवे ट्रैक्स, थर्माइट प्रोसेस, जो कि एक तरह की हमारी कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है, बिकॉज डिस्प्लेस कर दिया एल्यूमिनियम ने आयरन को, तो हमारी कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ध्यान रखना ये यूजुअली हमारी एक्सोथर्मिक होती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं एक्सोथर्मिक क्या होता है, बट फिर भी अगर पता है तो ठीक है। एक्सोथर्मिक वैसे वहाँ पे भी देखेंगे जब केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर देखेंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब है जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? रिफाइनिंग भी हो गई। अब आते हैं हमारा आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। अब जंग कैसे लगती है, किस कलर की लगती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस मेटल की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें आयरन में, सभी लोग जानते हैं आयरन में ब्राउन कलर की जंग लग जाती है, राइट। अगर उसको हम थोड़ी दिनों तक बाहर खुला छोड़ दें आयरन को तो उसमें जंग लग जाती है, और वो जंग जो होती है ब्राउन कलर की वो आयरन ऑक्साइड की वजह से लगती है ना। इसी तरह अगर हम जैसे कॉपर को, तांबे को, अगर आपने तांबे का कुछ आपके घर में यूटेंसिल होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, ग्रीन कलर की उसमें कोरोजन हो जाता है, ठीक है। और वो क्यों होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। जो कॉपर है वो कॉपर, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और ये हमें ग्रीनिश या थोड़ा सा ग्रीन, हाँ वैसे ग्रीन कोट ही मिलता है, कहीं पे थोड़ा सा ब्लूइश टाइप भी हो जाता है, बट ग्रीन ही होता है वो, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की वो कोटिंग चढ़ जाती है उसमें। और अगर हम बात करें जैसे सिल्वर, जो हमारा सिल्वर होता है, इसको अगर हम खुले में छोड़ दें तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है इसमें। अब बात ये आती है अगर हमें इनको कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है तो उसके क्या तरीके हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि कुछ तो तरीके हैं कि उसकी आप एलॉइंग कर दीजिए। एलॉइंग का मतलब होता है उसको मिक्स कर दीजिए किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ, उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ एनहांस हो जाती हैं और बेटर हो जाती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। कैसे बेटर होती हैं? जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था जो हमारा आयरन होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर बहुत लचीला है वो, तो इसमें हम थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर देते हैं। जैसे हम स्टील जो कि कितना ड्यूरेबल होता है कि नहीं होता है, तो वो कैसे बनता है? जब आयरन में हम कार्बन और निकल डाल देते हैं कभी कभी, ठीक है, स्टील। और आपने स्टेनलेस स्टील बनानी है, एकदम चमकती धमकती हुई स्टील बनानी है, तो आप आयरन में कार्बन की जगह क्रोमियम और निकल को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो एलॉय क्या होते हैं? एलॉय होते हैं दो, ठीक है, 2 और मोर मेटल्स या 2 मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या होते हैं हमारे एलॉयज? क्या होते हैं? सोल्यूशन होते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो सोल्यूशन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे कि अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड जो AU होता है, मैंने आपको अभी बता रहा था ना कि वो 24 कैरेट नहीं होता है, बिल्कुल। गोल्ड 24 कैरेट का पहन ही नहीं सकते हैं आप, इतना सॉफ्ट होता है। यूजुअली जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है जिसको हम पहन सकते हैं, दैट इज़ 22 कैरेट का। ये 22 कैरेट सिग्निफाई करता है कि इसमें 22 ग्राम, मतलब 22 पार्ट्स हैं गोल्ड के, नॉट ग्राम, 22 पार्ट्स हैं इसमें गोल्ड के, और जो बाकी का जो 2 पार्ट है उसमें या तो आपका कॉपर होगा या सिल्वर होगा। यूजुअली इसकी जो थोड़ी सी टफनेस बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कॉपर या फिर उसमें सिल्वर ऐड कर देते हैं।
सोल्डर की अगर बात करें तो इसमें ये लेड और टिन का एक ये हमारा अलॉय होता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज अगर बात करें तो ये कॉपर और टिन का, ठीक है, कॉपर और टिन का अलॉय होता है। ब्रास अगर बात करें कॉपर और जिंक, जिसको इसको हिंदी में बोलते हैं जस्ता, ठीक है, तो कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। गन मेटल की अगर बात करें कॉपर, जिंक और टिन का अलॉय होता है। और अगर बात करें जर्मन सिल्वर तो इसमें सिल्वर नहीं होता, ध्यान रखना जर्मन सिल्वर में सिर्फ आपका कॉपर, जिंक और निकल होता है। नाइक्रोम निकल, क्रोमियम आयरन, मैग्नेलियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। नाम से ही पता चल रहा है नाइक्रोम तो निकल और क्रोमियम और आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। ड्यूराल्यूमिन का सब ऐसा ही होता है ना, तो कितना आसान होता है याद करना। मैं कोशिश तो करूंगा एक दो को, तो तीन आपको यहीं पे याद करवा दूं, ठीक है। ये दो तो आपको ऐसे ही याद हो गया। ड्यूराल्यूमिन एल्यूमिनियम हो गया इसमें आपका, एल्यूमिनियम और मैंगनीज और कॉपर। कॉन्स्टेंटिन कॉपर और टिन, ठीक है, कॉपर सॉरी और निकल, कॉन्स्टेंटिन कॉपर और निकल, टिन नहीं है, ध्यान रखना इसमें। जैसे कि अगर हम बात करें आप ब्रास को कैसे याद रख सकते हैं, ब्रास को ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रास को ऐसे याद रख सकते हैं, देखो बिकॉज, ठीक है, बिकॉज है ना। बी से हो गया ब्रास, सी से ये कॉपर और जेड से हो गया जिंक। ऐसे याद रख सकते हैं ब्रास को, बिकॉज जब भी ब्रास है तो बिकॉज, तो बी से ब्रास, कॉज से कॉपर और ज से जिंक, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें ब्रॉन्ज को कैसे याद रख सकते हैं, ये बहुत ही मतलब जो कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो ब्रास होता है इसमें आपका रफली 30% सॉरी 70% होता है आपका जिंक और 30% होता है इसमें रफली आपका कॉपर। इसमें क्या होता है, रफली 90% होता है कॉपर और टिन होता है रफली 10% इसमें मिक्स किया जाता है जो ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जो ब्रॉन्ज होता है हमें ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना। अभी जैसे हमारे एशियन गेम्स में इंडिया टीम काफ़ी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, है ना, तो सॉरी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, तो ब्रॉन्ज को ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रॉन्ज तो ऐसे याद रख लो आप, ठीक है, कि कज़िन से याद कर लो कि ब्रॉन्ज जो होता है वो ब्रास का कज़िन होता है, कज़िन, ठीक है, कज़िन ऐसे याद रख सकते हैं, कज़िन, ठीक है। क से हुआ कॉपर और जिन ये जिन, ठीक है, कज़िन ऐसे करके। जिंक से जिंक मत कर देना, ये टिन है यहाँ पे आपका, ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी तो आप थोड़ी सी कोशिश करिएगा याद करने की। और यहाँ पे एक और एलॉय देख लीजिए, रोल्ड गोल्ड होता है आपका एक एलॉय, ठीक है, रोल्ड गोल्ड, ठीक है। जब हम, आपने सुना भी होगा इसका नाम, जब गोल्ड अबे सस्ती ज्वेलरी लेनी होती है तो हम रोल्ड गोल्ड लेते हैं। रोल्ड गोल्ड क्या होता है, उतना महंगा आता नहीं है और गोल्ड की तरह दिखता है ये। तो रोल्ड गोल्ड की अगर बात करें, ये होता है आपका कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का एलॉय होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कोल, ठीक है, रोल्ड गोल्ड कोल, ठीक है। रोल्ड गोल्ड क्या होता है, कोल होता है, तो क से कॉपर हो गया और अल से हो गया एल्यूमिनियम, ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको, रोल्ड गोल्ड को, ठीक है। बाकी देखिएगा थोड़ा सा इसको याद करिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ गैल्वेनाइजेशन एंड एनोडाइजिंग। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो एलॉयज़ होते हैं ना, जो एलॉयज़ होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, एलॉयज़ हैव लो कंडक्टिविटी देन देयर लो कंडक्टिविटी compared to their respective metals, compared to their respective metals। अगर हम उनको कंपेयर करें तो उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्रास की, तो ब्रास कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, ठीक है, तो ब्रास की जो कंडक्टिविटी है ऑलवेज विल बी लेस देन द कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज की अगर बात करें, ब्रॉन्ज ऑलवेज कॉपर और टिन से इसकी कम कंडक्टिविटी होगी ब्रॉन्ज की, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। गैल्वेनाइजेशन और एनोडाइजिंग की बात करें, ये क्या होता है, तो गैल्वेनाइजेशन है कि जब हम मेटल में जिंक की कोटिंग कर दें, जिंक की कोटिंग मेटल में कर देते हैं, उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हम आयरन में अगर जिंक की कोटिंग कर दें ताकि उसमें कोरोजन ना हो, जंग ना लगे, उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग होता है जब हम एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दें इलेक्ट्रोलिटिकली, ठीक है, जब हम एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दें किसी में इलेक्ट्रोलिटिकली, मतलब ये है कि ये तो है कि फिज़िकल प्रोसेस है कि भाई आप जिंक लेके आए और आपने उसकी कोटिंग चढ़ा दी, बहुत आसान है, फिजिकली आप लेके आए और आराम से आपने चढ़ा दी उसकी, या फिर किसी चीज़ से लेप लगा दिया। ये क्या है, यहाँ पे पूरा आपको इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करना पड़ता है एल्यूमिनियम की लेयर लगाने के लिए, ठीक है। तो ये दो अंतर होते हैं कि गैल्वेनाइजेशन जिंक, एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम, ये होता है फिजिकली और ये होता है इलेक्ट्रोलिटिकली, ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन को अटैम्प्ट जल्दी से, ठीक है, क्वेश्चंस। और बाकी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट बायोलॉजी भी हम लोग कल पीपीटी रेडी हो रही है, ठीक है, तैयार हो रही है। बाकी कल इसका भी होगा, है ना, सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा, पूरी बायोलॉजी का रिवीजन होने वाला है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन,
ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ आयरन अ पीस ऑफ हॉट आयरन कैन बी बीटन इनटू अ नाइफ। लोहे के किस गुण के कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू बनाया जा सकता है, बताइए। जब बफरिंग, 9 to 5 कल नहीं होगा, ठीक है। 9 to 5 नहीं होगा कल, इतना लेट नहीं होगा, ठीक है। कल जल्दी हो जाएगा बिकॉज पॉलिटी बड़ा है, बायोलॉजी उतना बड़ा नहीं है। कल मुश्किल से 1 बजे तक जाएगा, 1 बजे से बियॉन्ड तो जाने के कोई चांस नहीं है। ज्योग्राफी 5 घंटे गया था, पॉलिटी 6 घंटे, बायो 4 घंटे जाएगा और केमिस्ट्री लगभग 3.5 घंटे, ठीक है। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ आयरन अ पीस ऑफ हॉट आयरन, ये आप क्या होगा आपका B10, ठीक है। मैलेबिलिटी होगा ऑप्शन नंबर ए। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड आर सेड टू बी टन टना टन 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 टारा, सोनरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका है तो एक होता है कि पिग आयरन होता है, एक रॉट आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है। तो रॉट आयरन जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल कितने घंटे होगा भाई? 4 घंटे ज़्यादा नहीं होगा कल, मैं आपसे पक्का श्योर बोल रहा हूँ, 4 घंटे ज़्यादा हो निकल लेना, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं कोई अपने फ़ायदे के लिए नहीं हूँ, शॉर्ट करवा रहा हूँ, आपको ही पता है, ठीक है। और अगर आपने ज्योग्राफी का लेक्चर, पॉलिटी का लेक्चर कर लिया, उसके बियॉन्ड आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, खत्म, इतना ही काफ़ी था। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। किसको घंटी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं? मैलेबिलिटी, सोनोरस, डक्टिलिटी या फिर कंडक्टिविटी। तो घंटी कैसे? सोनोरस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैविंग एटॉमिक नंबर 3 इज अ सॉफ्ट silvery metal with a very low density that reacts vigorously with water and corrodes quickly in air। एटॉमिक नंबर 3 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और लिथियम को हम लोग वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, और हमें पता है लिथियम के रिजर्व में मिले थे। लिथियम बहुत वाइट गोल्ड इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में लिथियम का बहुत यूज़ होता है, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह बनती हैं। हमें, आपको पता है कि ये मिला था हमें, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे देखने को मिला था लिथियम के रिजर्व्स। जब यहाँ पे चिनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था तब इसको विस्फोट करवाए गए थे चट्टान में, बिकॉज मेरे फादर वहाँ पे थे तो उन्होंने इस बताया था ऐसे करके, तो कि वहाँ पे मतलब ऐसे तरह से डेली का है तो विस्फोट करवाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो करवाए गए थे और उसी में ही ये रिजर्व्स मिले थे। और राजस्थान की एक बी से करके कोई डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होती है, याद नहीं आ रहा, वो वहाँ पे भी मिले थे, बट वो फिर बाद में कंफर्म नहीं किए गए थे, बट ये कंफर्म थे, ठीक है, लिथियम के जो रिजर्व्स हैं। तो इसको वाइट गोल्ड ही बोलते हैं। विच एलिमेंट इज़ यूज टू मेक द कॉयल्स यूज इन वाटर हीटर्स। वाटर हीटर में हम कॉयल किस चीज़ की बनाते हैं? कॉपर नाइक्रोम, अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर, अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड स्टील। सभी का सही है, सभी का सही है। अंजलि, रोहित, प्रगति, सेमी कंडक्टर, बिल्कुल। तो अब यहाँ अगर बात करें यूज इन वाटर हीटर्स, तो वाटर हीटर में यूज़ करते हैं नाइक्रोम को, ठीक है। वाटर हीटर में नाइक्रोम यूज़ करते हैं, निकल और क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज अर्लियर कॉल्ड एज वॉल्फ्राम। इनमें से किस धातु को पहले वुल्फ्राम के नाम से जाना जाता था? टंजस्टन, मोलिब्डेनम, जिंक या फिर रेडियम। तो वोल्फ्राम के नाम से टंजस्टन को जाना जाता था, जिसका सिंबल W होता है। रीज़न इसका ये बिकॉज वॉल्फ्रेमाइट करके एक और होती थी जिससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था जनरली पहले, तो इसी वजह से इसका नाम वोल्फ्राम है। MTS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। CPO 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन प्योर फॉर्म हैज़ द लाइटेस्ट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? टंजस्टन, कॉपर, गोल्ड या फिर प्लैटिनम। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? ये भी होगा हमारे टंजस्टन जी का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, मेटल है जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आर्सेनिक, आयरन, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक। अगर फ्लोरीन कम होता है तो फिर जो हमें टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आर्सेनिक होता है आपका। अच्छा ये बताइए, अगर वाटर में नाइट्रेट आयन होता है तो कौन सा डिजीज़ देखने को मिलता है? हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था। विच और किस डिजीज़ से, कौन सा मेटल होता है जो डिपॉजिट हो जाता है लंग्स में, ठीक है, जिसकी वजह से वाइट लंग डिजीज़ होती है? बताइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन LED सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। LED सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में किसको यूज़ करते हैं? आयरन, कॉपर, गैलियम या फिर जिंक को। LED सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ में हम यूज़ करते हैं गैलियम को मेनली। और यहाँ पे आर्सेनिक, ब्लू बेबी सिंड्रोम सबका सही आंसर है, ठीक है।
ठीक है, इसका सही आंसर ब्लू बेबी सिंड्रोम सबका सही है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। गैलियम सब, डेगाना, बिल्कुल डेगाना उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था, डेगाना, बिल्कुल वही डेगाना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे गैलियम हो गया आंसर। डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच द थिन वायर्स कैन बी मेड बाई स्ट्रेचिंग देम। थिन वायर्स की बात हो रही, मैलिबिलिटी थिन शीट्स। ठीक है, थिन शीट्स होता है, और जो आपका डक्टिलिटी होता है दैट इज योर थिन वायर्स। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकन ऑक्साइड। इनमें से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी सिलिकन डाइऑक्साइड का एक गुण है? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट इज सॉफ्ट, सॉल्युबल इन वाटर, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आंसर है सिलिकन जो है वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, हार्ड होता है, सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। वायलेंटली रिएक्ट करेगा, विगरसली रिएक्ट करेगा, कौन करेगा? सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट करते हैं। which metal sulfate composed of potassium, aluminium and sulfate ions in this ratio play a role as a flame, a retardant, a mordant and astringent? बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? अब अगर हम बात करें यहाँ पे जिप्सम, तो यहाँ पे जिप्सम में सल्फेट तो होता है बट पोटेशियम एल्यूमिनियम देखने को नहीं मिलेगा। CaSO4.2H2 होता है ये। ठीक है, CaSO4.2H2 होता है। और अगर हम बात करें एप्सम सॉल्ट, तो ये मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, MgSO4.7H2। ठीक है, MgSO4.7H2। और अगर हम सेलेस्टाइट की बात करें तो ये होता है स्ट्रॉन्शियम सल्फेट .2H2, SrSO4.2H2। जिप्सम होता है CaSO4.2H2। तो बच गया पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का अगर फॉर्मूले की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे ये हो गया पोटेशियम। ठीक है, ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इस रेशो में, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम और सल्फेट। ठीक है, और इसमें 12 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान रखना। जिप्सम में 2 होते हैं, ये हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। जिप्सम में 2 होते हैं, स्ट्रॉन्शियम में 2 होते हैं, और सेलेस्टाइट में भी 2 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद द मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गिव्स अ ग्रीन कोट। तो ग्रीन कोट कौन देता है भाई? सिल्वर तो ब्लैक कोटिंग देता है सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है, आयरन आपका ब्राउन देता है आयरन ऑक्साइड की। कॉपर देता है कॉपर कार्बोनेट की देता है ये हमें ग्रीन कोटिंग, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है 18th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट शोन बाय मेटल। इनमें से कौन सा मेटल्स के द्वारा फीचर नहीं दिखाया जाता है? लुक्स डल, वो शाइनी होते हैं, लस्चरस होते हैं मेटल्स। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। MTS 2019 आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे बिल्कुल सही। काव्या, ओमनाथ, अभिलाषा, शिखा, नैतिक, बादल, उपेन, सुब्रत, रोहित, अंजलि, सबका सही है। चलिए, तो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, है ना, इस तरह से। फिर भी मिली क्या? सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो हमें पता है कि आयरन जो है, आयरन वो सोडियम से ऊपर तो नहीं होगा, सोडियम सिल्वर से ऊपर होगा बिल्कुल, सिल्वर के आयरन से ऊपर होगा बिल्कुल होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टो ज़ेन फरारी, ये फरारी रही और फरारी के बाद सिल्वर ऑडी आती है, तो ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, गोल्ड ऊपर नहीं हो सकता है सिल्वर से, बचा क्या? ये सोडियम ऊपर होता है, देन आपका आयरन, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट और द केमिकल कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। इनमें से सबसे ज़्यादा घनत्व तो किसका होगा? हमने पढ़ा है, इसका तो होगा ही नहीं, तो बिल्कुल लिक्विड होता है, ये ब्रिटल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मियम। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन गलत है? मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकवेयर, सही है। ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, सही है। और मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी, बिल्कुल ज्वेलरी में जैसे गोल्ड है हमारा मेटल है। ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम पे हम ये ब्रीथ नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आप एक चीज़ बताइए कि जो हमारे ज़्यादातर मेटल्स हैं वो उनके ऑक्साइड के फॉर्म में हमें क्यों देखने को मिलते हैं? जो उनका ओर होता है वो हमें ज़्यादातर ऑक्साइड के फॉर्म में देखने को मिलता है, उसका रीज़न क्या है कोई बताएगा? विच ऑफ द, इसके पीछे जोग्राफिकल रीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा गलत है? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, सही है, मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल मैलिएबल होते हैं, गलत होता है। ठीक है, मेटल मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और
लेस्चरस होते हैं। नॉन मेटल, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन लेस्चरस, बट वो बस ब्रिटल होते हैं। मेटल ब्रिटल नहीं होते हैं, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, बिल्कुल वो नॉन सोनरस होते हैं। मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका रीज़न ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा था OCl कि हमारी अर्थ क्रस्ट वहीं से हमें ओर्स मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में 46.6% हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसी वजह से ज़्यादातर जो हमारे मेटल है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड मिलते हैं। जो द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? FeSO4 सोल्यूशन कॉपर मेटल, AgNO3 का कॉपर के साथ, CSO4 का सिल्वर के साथ, NaCl का कॉपर के साथ। बताइए कौन किसके साथ देगा? भाई सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो ये तो हटा ही दो, ठीक है। कॉपर और सिल्वर की अगर बात करें, फिर भी क्या मिली है ना, क्या मिली? सिल्वर और डी। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सिल्वर कम रिएक्टिव होता है। तो सिल्वर कम रिएक्टिव होता है तो इसको कहाँ से डिस्प्लेस कर पाएगा कॉपर को? हट जाओ। AgNO3 कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है Ag से, ख़त्म बात। FeSO4 कॉपर, देख सकते हो यहाँ पे आप कि ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी क्या मिली है ना। तो फरारी यानी आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो आयरन तो डिस्प्लेस कर पाएगा लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है, ध्यान रखना है। द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू अ मेटल ऑक्साइड। तो कार्बोनेट एयर को हम हीट कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ एयर या फिर बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। रोस्टिंग हम करवाते हैं किसकी? सल्फाइड ओर की करवाते हैं। रिडक्शन हम करवाते हैं कार्बन से। 26th, अब बस 2-3 क्वेश्चन और आपके बाकी, 3-4। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय द अदर 3 मेटल। इनमें से चारों में से कौन एक ऐसा है दैट वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल? तो भाई जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस हो सकता है, हर कोई आके उसको पीट के चला जाएगा जो कम रिएक्टिव होगा, जो सबसे कम स्मार्ट होगा। तो अगर हम बात करें कौन यहाँ पे सबसे नीचे आता है, हाँ, सिल्वर और डी, तो सिल्वर सबसे नीचे आता है, तो ये तीनों इसको डिस्प्लेस कर देंगे। 27th, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 मेटल्स इज दिस, पर्टिकुलरली एक्स का है 2,8, वाई का 2,8,7, जेड का है 2,8,2। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। एक्स मेटल है, वाई एक मेटल है, जेड एक नॉन मेटल है, वाई एक नॉन मेटल है और जेड एक मेटल है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है जल्दी से। सोनाली, पनाडा, हरीश, निधि, लाविश, बागवान, जो भी वो का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये बादल, बहेश्वर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट मीन्स इज एन इनर्ट गैस। ये कोई इनर्ट गैस होगी आपकी, और कोई क्या 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नियॉन होगी आपकी, है ना। हाइट और वाई अगर बात करें तो 2,8,7 है, 17 है, मतलब ये क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन है मतलब ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल हमें क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आना चाहिए कि भाई ये 7 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेते हैं नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल्स, तो वाई एक हुआ नॉन मेटल। और जो ये Z है इसमें 2 हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 को ये क्या करेगा? 2 को देगा, ठीक है। 2,1,2, और ये कौन सा मेटल है जरा कमेंट में जल्दी से बताइए, Z कौन सा मेटल है? तो Y नॉन मेटल है और Z आपका एक मेटल है, तो Y हमारा क्लोरीन है और जो Z है वो हमारा मैग्नीशियम है ना। 28 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स कैन डिजॉल्व नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम को कौन डिजॉल्व कर सकता है? सृष्टि सही है, Y नॉन मेटल, Z मेटल। सौरभ सही है, प्राची, अंजलि कुमारी, बादल, ब्लैंक सही है। चलो, तो अगर यहाँ पे आंसर बात करें तो एक्वा रेजिया होगा, विच इज़ नथिंग बट 3 HCl एंड 1 HNO3। 29th, विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड? इनमें से किसको फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना बोलते हैं? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो है ये चमकता है, इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है, गोल्ड की तरह, चमकता भी है गोल्ड की तरह, ठीक है। तो ये है आपका नन अदर देन पाइराइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। अगला है, ड्यू टू देयर सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ दी नॉन मेटल्स यूज्ड इन कंप्यूटर एंड टीवी एक्सेट्रा आर। तो हम लोग किस सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं? ड्यू टू देयर सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ किस नॉन मेटल को यूज़ करते हैं कंप्यूटर टीवी में? देखो, जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल हमें ज़्यादातर मेटल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स, और जो इनका ट्रांजिशन होता है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हमें मिलते हैं कुछ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल की तरह कंडक्टिविटी भी नहीं दिखाते हैं, नॉन मेटल की तरह पुअर कंडक्टिविटी भी नहीं दिखाते हैं, बीच में होते हैं। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम सिलिकॉन को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज नॉन मेटल कोवेलेंट क्लोराइड क्यों बनाते हैं भाई? कोवेलेंट कब बनता है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। दे कैन
शेयर इलेक्ट्रॉन्स वाइल विद क्लोरीन, दे कैन नॉट गिव, ठीक है, दे नहीं सकते हैं, शेयर करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं बी और डी आपके कंट्रास्टिंग है, सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन हैं। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटेलॉइड, मेटेलॉइड का एग्जांपल कौन सा है यहाँ पे, तो मेटेलॉइड का एग्जांपल आपका बोरॉन, ठीक है, बोरॉन आपका एग्जांपल, बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब आपके बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, एसिटाइन, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, ये सब ये कैसे आपके, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, ये सब कैसे आपके, ये आपके मेटलॉइड्स हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं। मेटल जितने कंडक्टिविटी भी नहीं दिखाते, नॉन मेटल जितनी पुअर कंडक्टिविटी भी नहीं दिखाते हैं। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ मेटलॉइड, अगेन वही सेम क्वेश्चन है, वहाँ बोरॉन तो यहाँ क्या आंसर होगा, सिलिकॉन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिलिकॉन हमारा एक मेटलॉइड है। आइडेंटिफाई द एलॉय अमंग द फॉलोइंग ऑफ विच लेड इज अ कॉम्पोनेंट, बताइए लेड किसका कॉम्पोनेंट है, जिसमें लेड कॉम्पोनेंट है। तो हमने देखा था जो सोल्डर होता है, सोल्डर वो क्या होता है, लेड और टिन। ये मुनीश अगर से पोटेशियम, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे याद दिलाना जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, जब मैं पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये सब पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा आप, ठीक है, वहाँ पे बेटर ये इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सोल्डर, ये होता है लेड और टिन का, है ना। चलिए अगला देखते हैं, और ये किसका होता है जरा बताइए, कॉपर और निकल क्या होता है, ध्यान रखना ये टिन नहीं होता इसमें, कॉट है ना, कॉन्स्टेंटिन में। 36 कॉन्स्टेंटिन इज एन एलॉय कॉपर एंड, देखिए वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, निकल होगा, ठीक है, इसमें 10 नहीं होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में हम क्या कर रहे थे, स्टील में तो हम सिर्फ आयरन में कार्बन डाल रहे थे, ठीक है, और निकल का यूज़ कर रहे थे, बट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्रोमियम और निकल का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कार्बन भी यूज़ कर लेंगे स्टील में, बट सल्फर का यूज़ नहीं होता इसमें, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सल्फर यूज़ नहीं होता है। 38 टैलोनाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट एंड, जो टैलोनाइट होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉपर, कोबाल्ट और कॉपर, सॉरी कोबाल्ट एंड क्रोमियम, जिंक, कॉपर या फिर आयरन। तो टैलोनाइट होता है कोबाल्ट एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि जो ब्रास होता है वो किसका अलॉय होता है, सॉरी यहाँ पे कॉपर नहीं होगा, ये कॉपर नहीं होगा, ठीक है। टैलोनाइट ऐसे मैंने याद किया था, सी से कोबाल्ट और सी दोनों है, ठीक है, कोबाल्ट सी तो है, लेकिन कोबाल्ट और क्रोमियम यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, ये क्रोमियम होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट एंड क्रोमियम। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, तो ब्रास किसका अलॉय होता है, ब्रास होता है कॉपर और जिंक का, बिकॉज, ठीक है, कॉपर और जिंक अलॉय होता है ये आपका, तो कहाँ गया आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा ये, ठीक। 48 क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इनमें से किनको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से कर लेते हैं, तो जो हमारे सिल्वर और ये हैं, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से बोल रहा है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इनको करेंगे एक इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है, इनके लिए करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, और इनके लिए करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इनको हम रिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 and 2, गोल्ड एंड कॉपर। एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और नॉन मेटल, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनमें से किस में आपको एक नॉन मेटल देखने को मिलेगा। और एक चीज़ अब यहाँ पे ऐड करेंगे आप अपने नोट्स में कि अमलगम क्या होता है, तो अमलगम हमारा वो एलॉय होता है जिसमें मरकरी इज़ अ कॉम्पोनेंट, ठीक है, कोई भी एलॉय जिसमें कि आपको मरकरी दिख जाए, मतलब अगर किसी भी एलॉय में अगर मरकरी मिक्स कर देंगे तो अपने आप उसका नाम अमलगम पड़ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ब्रास कॉपर और जिंक होता है, दोनों में मेटल है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन होता है, दोनों में मेटल है। स्टील में हमने देखा था कि आयरन के अलावा हम क्रोमियम, निकल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कार्बन इज़ योर नॉन मेटल, तो यहाँ ये आपका नॉन मेटल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे होता है आज का लेक्चर ख़त्म। क्लियर हुआ है चीज़, ये लेक्चर क्लियर हो गया पूरी तरह से, मेटल नॉन मेटल वाला, बिल्कुल मरकरी कंपोनेंट होता है। मेटल नॉन मेटल अब सबका पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं। अब चलिए मैं जल्दी से क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सी रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं रेलवे जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब रेलवे जो रेलवे लाइंस के जो क्रैक्स होते हैं उनको जॉइन करने के लिए, किस रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं, जल्दी से बताइए। आखिरी क्वेश्चन। अभी कैसा लग रहा है आपको, मतलब मेटल नॉन मेटल में पहले कैसा था आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर, और अभी कैसा है? थर्माइट, बिल्कुल सबका सही है, ठीक है, थर्माइट। और ये जो लेक्चर्स हैं इनकी PDF, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड क्विजेस ऑल आर अवेलेबल इन दी परमार अकेडमी ऐप, ठीक है, परमार अकेडमी
ऐप पे सारी अवेलेबल हैं, ठीक है, क्लियर। और www.parmaracademy.in ये वेबसाइट भी है, तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं लेक्चर्स का, ठीक। और कोई भी दिक्कत है तो नंबर आई होप आपके सभी लोगों के पास है। अब स्ट्रांग हो गया, ओके। पेट गुड़गुड़ कर रहा है। कोई कूपन नहीं है नीतीश, कोई कूपन नहीं है। फार बेटर, ओके। फीलिंग बेटर आरफ, सोनू थैंक्स थैंक्स। हिस्ट्री कब होगा संदीप? हिस्ट्री जैसे केमिस्ट्री के बाद विल डू मोस्ट प्रॉब्ली द फिज़िक्स, ठीक है, शायद। बाकी उसके बाद हिस्ट्री ही होगा। सब कुछ हो चुका है, अब हिस्ट्री ही बाकी है, ठीक है। नहीं है नंबर मैंने शेयर तो किया था। ओके, थैंक यू विंसेंजो, वर्षा मेश्राम, संदीप, दिव्या बिंदल, सौरभ, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल इन दी बायोलॉजी के वन शॉट लेक्चर में एट द 9 AM, ठीक है। एंड परसों होगा हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं कि देखो मैंने 10 लेक्चर नहीं लूँगा केमिस्ट्री के, सिर्फ सेलेक्टिव लेक्चर होंगे और उसके बियॉन्ड आपकी केमिस्ट्री जाएगा नहीं, ठीक है। और वो आपको फील हो रहा होगा वो चीज़, ठीक है। थैंक यू।